पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई। अचानक कई फीट तक नीचे आ गई और अचानक टर्बुलेंस होने से प्लेन में चीख पुकार भी मच गई। कुछ देर के लिए यात्रियों की सांसें थम गई। हालांकि पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। हादसे में यात्री और क्रू मेंबर्स समेत 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ को दिल्ली एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर और 7 घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया ने पहले बताया था कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित है। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने दावा किया कि उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद तेज झटके लगने लगे। सुबह का समय था और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और 2 से 3 मिनट तक पलटी खाता रहा। डीजीसीए इस घटना की जांच कर रहा है। हम आ रहे थे, 1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी एमएलसी जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयनिधि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में भी मौजूद थे और इसी दौरान भीड़ में त्रिशा त्रिशा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उदयनिधि ने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी की पानी की ओर था। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उदयनिधि को पूछताछ के बाद आज ही रिहा कर दिया जाए। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक संसद पुस्तकालय भवन में हुई। एनडीए की बैठक में मनसुख मंडाविया ने प्रेजेंटेशन भी दिया। एनडीए के मंगल मिलन में संसद की रणनीति पर चर्चा हुई, साथ ही जरूरी बिल पास कराने पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सदन में सांसद पूरी मौजूदगी रखें। बैठक में खेलों पर प्रेजेंटेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उपलब्धियों का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री के पहले दिए गए दिशा निर्देशों के पालन और प्रगति की बैठक में समीक्षा भी की गई। डिस्कशन नहीं होने दे रहा है, फिर भी हमें सदन में उपस्थित रहना है क्योंकि हम बिल तो पास कर ही रहे हैं, तो हमारी उपस्थिति ही उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो प्रेजेंटेशन में तो बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है, लेकिन एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जहां हम 2014 के पहले 3 पदक के लिए कॉमनवेल्थ में संघर्ष करते थे, वहीं अब हम 13 पदक जीत रहे हैं, उसमें 7 गोल्ड जीत रहे हैं। तो ये सब प्रेजेंटेशन का, और ये कैसे हुआ इस पे बात किया हम लोगों ने। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने और अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए एक निश्चित योजना बनी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जहां 2004 से 14 तक 2.89 करोड़ मतलब लगभग 2.25 करोड़ जहां रोजगार मिले, वहीं 2014 से 24 में 17.1 करोड़ मतलब 17 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट। पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाने के मामले में मेटा के अधिकारियों ने संसद की आईटी समिति के सामने माफी मांगी है। समिति के सामने पेश हुए मेटा अधिकारियों ने तकनीकी गलती के लिए खुद ही खेद जताया है। हालांकि समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने कहा कि केवल माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर मेटा के शीर्ष अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। आईटी समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नया वीडियो शेयर कर फिर इंडस्ट्री और दोहरी विचारधारा रखने वालों पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने वीडियो में कहा कि उन्हें आरएसएस विचारधारा को अपनाना है और संघी बनना है। एक समय था जब वो मॉडरेट हिंदू थी, लेकिन अब उन्हें जागृत हिंदू बनना है। वो कुछ लोगों की संतुलित विचारधारा को नहीं समझ पाती हैं। कंगना रनौत ने वीडियो की शुरुआत इंडस्ट्री की एक हीरोइन से की, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर कहा कि कुछ इंडस्ट्री की बहन हैं, बल्कि ऐसी कई और भी हिंदू बहन बेटियां जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना धर्म को लेकर ना राजनीति को लेकर, मगर जैसे ही बात संबंध शादी दोस्ती की आती है, वो इस्लाम के संबंध में आते हैं, वो कट्टर वामपंथी बन जाते हैं। कंगना रनौत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है ये ताना सोनाक्षी सिन्हा की तरफ है। दरअसल वीडियो में कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री की एक हिंदू बेटी का जिक्र किया। माना जा रहा है कि उनका इशारा सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर ही है और यही वजह है कि कंगना रनौत के इस बयान से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। तो कंगना ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा कि वो अब आरएसएस विचारधारा अपनाकर जागृत हिंदू बनना चाहते हैं। जो मैं मॉडरेट हिंदू थी, आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। खबर राजस्थान से है, जहां बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए खेप गिराई जाती थी, जबकि पूरे सिंडिकेट का संचालन पंजाब की जेल से किया जा रहा था। दुबई के हवाला नेटवर्क के माध्यम से फंडिंग की जा रही थी और युवाओं को लालच देकर कुरियर बनाया जाता था। बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। कई राज्यों और विदेश तक फैले नेटवर्क की आर्थिक व डिजिटल कड़ियां की पड़ताल जारी है। खबर ग्रेटर नोएडा से है। इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान दीवार गिरने से 5 फायर कर्मी मलबे में दब गए। इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथ पाल की मौत हो गई है, जबकि 3 का अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा के ILGIM कंपनी में आग लगी थी। कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का काम होता है। कंपनी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के CMO भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे, हालात का जायजा लिया। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करते हैं। यहाँ पर नाइट शिफ्ट चल रही थी और लगभग 500 से अधिक कर्मी यहाँ पर काम कर रहे थे। इन्होंने आग लगने की सूचना दी। इस पर स्थानीय पुलिस और नियरेस्ट जो हमारे फायर स्टेशन हैं, इन्होंने प्रतिक्रिया करी और सभी लोग संसाधनों के साथ वहाँ पर पहुँचे। इन्होंने फायर फाइटिंग की। उसी जब फायर फाइटिंग ये लोग कर रहे थे, वहाँ पर अचानक ही जो है वो जो इस कंपनी की साइड वॉल है उसमें वो बल्ज होके बाहर आकर गिरी। जहाँ पर ये कर्मी काम कर रहे थे उनके ऊपर आके गिरी और इसमें 5 लोग इंजर्ड हुए। इन लोगों को तत्काल यहाँ पर नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाया गया। उसमें जब ट्रीटमेंट के दौरान चिकित्सकों ने जब परीक्षण किया तो पाया कि 2 उसमें लोगों की मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हुई है। हम लोग शोक संतप्त हैं। वो 2 फायरमैन में एक मुख्य आरक्षी चालक हैं और एक फायरमैन है। ये दोनों लोग बागपत के रहने वाले हैं। जो बाकी 3 लोग हैं उनका सभी प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं। और ये किस प्रकार से आग लगी, किस प्रकार से कोलैप्स की सिचुएशन बनी, इस पर हम लोग इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। देश के कई राज्यों में अभी भी कुदरत का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा।
ऐसी ही एक तस्वीर आई है श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला के पास से, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से तबाही का मंजर दिखने लगा है। दक्षिण कश्मीर के बदरहामा इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड में सड़कें बह गईं। बाढ़ का पानी और मलबा आने से इलाके में आवाजाही प्रभावित हुई है। सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त सड़कें देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के करीब 70 मीटर हिस्से में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल छोटी गाड़ियां किसी तरह से यहां से निकल पा रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक रुक गई है। अगर धंसाव बढ़ा तो किसी भी समय हाईवे बंद हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद बेताड़ नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। काफी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजौरी के कोटरंका इलाके में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक बार फिर से पटना में छात्र आज सड़क पर उतरे। छात्रों पर गोली चलाने के विरोध और घायलों को मुआवजा देने के साथ ही नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। काफी संख्या में छात्र गांधी मैदान में जमा हुए। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों के आगे बढ़ने पर उन्हें आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हुई और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े थे। मजबूरन पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखर और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री के संगठन है, ये सभी लोग वाकिफ हैं, इसलिए छात्रों पे गोली चलाने के विरोध और छात्रों को मुआवजा देने की मांग को लेकर, शिक्षा नीति की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया था। आयकर गोलंबर पर पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोका। छात्रों की पुलिस के साथ बकझक भी हुई और बाद में पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, खासकर के जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उनको भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कई छात्र हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, उन्हें हिरासत में लिया गया। काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। यहाँ से प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ना था और पुलिस ने यहाँ प्रोटेस्ट को रोका। पुलिस के बकझक होने पर और पुलिस के ना समझाने के बाद छात्रों का प्रतिरोध जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर छात्रों को यहाँ से हटाने की काम किया। न्यूज़ 18 में पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि शिक्षा की बदहाली किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि ये सिस्टम का मुद्दा है और छात्र के हर जायज मांगों के साथ हम खड़े हैं। हम पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। हम झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। पेपर लीक किसी भी सरकार में हो, ये सरकारों का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस पे तो जो है जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कड़े कानून की आवश्यकता है, फास्ट फॉरवर्ड एक्शन की आवश्यकता है और एक लंबे और बड़े विजन की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से आज एजुकेशन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीति ने जो है आज नौजवानों के भविष्य को लूट खसोट मचाकर जो है खराब करने का काम किया है और झारखंड के नौजवानों के साथ में खड़े हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। साथियों के डेलीगेशन के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात नई दिल्ली में संसद भवन के भीतर हुई और इस बैठक में जेडीयू नेता संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांकीपुर चुनाव परिणाम पर भी चर्चा हुई है। वहीं बिहार के विकास गठबंधन बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। साथ ही बिहार को लेकर आगे के रोड मैप पर चर्चा नेताओं के बीच हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आए हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात थी। कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आए हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर रोहतास की डेहरी से है, जहां चर्चित डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या का मामला उलझता ही जा रहा है। इस मामले में ड्राइवर और मुख्य आरोपी मिथिलेश कुमार ने जहां अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, तो वहीं उनकी पत्नी आरती देवी ने पुलिस के दबाव में बयान देने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि साहब से उनकी कभी अनबन हुई। उन्होंने कहा कि उनके पति को एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाया गया है और पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार कराया गया। एक बच्चे को उसके पिता ही सब कुछ उसके लिए होता है सर। हमारे भी बच्चे हैं, हम औरत है सर, औरत का दर्द समझ सकते हैं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम वहाँ भी साथ देने के लिए तैयार हैं। आपके पति से मुलाकात हुई है घटना के बाद? कल थाने में हुई थी। क्या बोल रहे थे? थाने में क्या बातचीत हुई थी आपसे? रोहतास के डालमिया नगर में पदस्थापित कार्यपाल पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की घटना को बिहार पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी की टीम बनाई गई। एसआईटी की टीम को निर्देश दिया गया कि वो स्थानीय पुलिस, डीआईयू, एफएसएल और तकनीकी शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करें। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। खबर पटना सिटी से है, जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र में उत्पाद एवं मद्य निषेध टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 6 लेन पुल के पास एक ट्रक से लगभग 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 75 से 80 लाख रुपए के बीच आंकी गई। पुलिस ने मौके से राजस्थान के सलंभर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब छत्तीसगढ़ से लोड कर दरभंगा पहुंचाई जानी थी। पुलिस जांच से बचने के लिए शराब के कार्टूनों को लकड़ी के बुरादे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये 22 चक्का ट्रक जो हरियाणा का नंबर है, वहाँ उस ट्रक पे जब छापेमारी की गई तो अभी शराब की मात्रा उतारी ही जा रही है, लेकिन अभी कम से कम 500 कार्टून शराब उतारी जा चुकी है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। बाकी और उतारी ही जा रही है।
यह गुप्त सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और दीदारगंज के पास जो 6 लेन फ्लाईओवर है वहाँ पे छापेमारी की गई। एक ड्राइवर की गिरफ्तारी है जिसका नाम है मोहन जोशी, जो सलंभर राजस्थान का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि इसको शराब से लोडेड गाड़ी छत्तीसगढ़ में दिया गया था और बिहार के दरभंगा में ले जाना था। खबर गोपालगंज से है, जहां महज 10 रुपए के विवाद ने एक महिला की जान ले ली। दरअसल स्वयं सहायता समूह में 10 रुपए जमा करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। टांगी से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव का है। मृतका की पहचान किशोर मुसहर की 33 वर्षीय पत्नी पान देवी के रूप में हुई है। काट दे मसन दुगो थैला रंग मसन मनोजा फिरोजा मनोजा फिरोजा थैला रंग मसन गोविंदवा ध के काटत रंग आय औरी कुनी भैया बाड़ा सन तवन गांव में के लोग के फांसा ट्रेलर धीरा उतना से जने आज बोले तोर लोग काट दे।